जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लीगल स्टडीज क्लास 12 के प्लेलिस्ट के लिए। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने जुडिशरी चैप्टर शुरू किया था जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, और उसमें आपका हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया बताया था मैंने, और आपको मैंने बताया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, वो इंक्विजिटोरियल, एडवर्सरियल, है ना, कॉमन लॉ, सिविल लॉ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वहां तक के टॉपिक्स क्लियर है। अब आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जुडिशरी में वो होगा लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया या लॉ ऑफिसेज इन इंडिया। लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया या लॉ ऑफिसेज इन इंडिया दोनों एक चीज ही है। ठीक है, जो लॉ ऑफिसेज होंगे उसी में लॉ ऑफिसर्स इंडिया के बैठते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जुडिशरी हमारी काम कर रही है, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या आपके डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अपना बैठे अपना काम देख रहे हैं। उनका काम है डिस्पेंसिंग जस्टिस। बहुत सारे काम है, आगे आगे आप लोग देखेंगे। फिर आपके एडवोकेट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट ईदर ऑफ द पार्टी। जब भी कोई केस होता है कोर्ट में, दो पार्टीज होती हैं ए और बी, उनको रिप्रेजेंट करना ये आपका किसका काम है, एडवोकेट्स का काम है। ठीक है, तो फिर नीड फील हुई कि ठीक है, प्राइवेट पार्टीज के लिए तो जिसको जैसा मन किया उसने वैसा एडवोकेट हायर कर लिया, या जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, उनके लिए सरकार ने जो है सरकारी वकीलों की व्यवस्था कर रखी है। आप जानते होंगे जो एपीओ, पीओ और एसपीओ कहे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट मतलब आप समझ रहे हैं स्टेट क्या होता है, मशीनरी मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती है एडवोकेट्स को हायर करने का, या वो क्राइम जिनको हम ये मानते हैं कि वो आर द क्राइम अगेंस्ट स्टेट। जैसे हम किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अब वहां पे उसका लाइफ छीन लिया गया। एंड राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले में बताया था कि राइट टू लाइफ या कोई भी फंडामेंटल राइट आर द राइट्स अगेंस्ट स्टेट। तो वहां पे स्टेट को ये हो जाता है कि अरे कैसे मर्डर कर दिया भाई। अब जिसका मर्डर हुआ है उसका कोई ना भी जानने वाला होगा आसपास, तो भी स्टेट उसके लिए एक एडवोकेट, एक लॉयर, एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में खड़ा करेगा, जो कि उसकी केस को देखेगा, उसके केस को लड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो पूरा सिस्टम हो गया। अब आता है कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट भी, कोई छोटे मोटे स्टेट्स भी नहीं है हमारी कंट्री में। आप यूपी को देख लो, बिहार को देख लो, वेस्ट बंगाल को देख लो, इतना पॉपुलेशन है जितने में कंट्रीज खत्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज। यूरोपियन तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में खत्म हो जाएंगी, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह तो मुझे लगता है इलाहाबाद, बनारस, मुंबई जैसे शहरों में खत्म हो जाएंगे, मुंबई में एक आधे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप एरिया वाइज देखिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बड़े बड़े स्टेट्स, हमारे महाराष्ट्र बैठे हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को सरकारें चला रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके भी अक्सर इलीगैलिटीज फंसते रहते हैं। कहीं कोई केस हो गया, कहीं कोई केस हो गया, आप सुनते रहते हैं कि मिस्टर XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चल रहा है, उन्होंने सरकार पे ही केस कर दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे मिस XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर रही है कि हाँ सरकार जो है स्कूलों में बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं मुहैया करा रही है, या जेलों में कैदी जो है जानवरों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं भाई। ठीक, तो ऐसे केसेस होते रहते हैं जहाँ पे कोई इंडिविजुअल जो है सरकार के खिलाफ ही केस कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं कि सरकार कहती है कि भाई ठीक है, मैंने सिस्टम तो बना दिया है, जुडिशरी काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको ये होता है कि देखें हम कि काम चल कैसे रहा है। ठीक, तो काम चल कैसे रहा है, या हमें जब रिप्रेजेंट करना हो अपने आप को कोर्ट में तो कौन करेगा। इन दो चीजों का जब सोल्यूशन ढूंढा गया तो वो आंसर निकल के आया लॉ ऑफिसर्स में। अब उनके लिए बनाए गए लॉ ऑफिसेस, उनके लिए बनाए गए लॉ ऑफिसेस। ठीक है,
अब ये लॉ ऑफिसेस क्या होते हैं, ये दोनों लेवल पे बनते हैं, ये दोनों लेवल पे बनते हैं, सेंट्रल पे भी बनते हैं और स्टेट पे भी बनते हैं। इसको आप यूनियन भी कह सकते हैं, एक यूनियन लेवल पे बनता है और एक स्टेट लेवल पे बनता है। ठीक है, ठीक, इसको आप लॉ ऑफिसर्स ही करके रखिए तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब सेंट्रल लेवल पे जो लॉ ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ठीक, सेंट्रल लेवल पे जो लॉ ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, और स्टेट लेवल पे जो होता है उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। ये आपके पहला पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है, दोनों के अपॉइंटमेंट्स कौन करता है। अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और एडवोकेट जनरल चूंकि स्टेट के हैं तो इनका गवर्नर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बीच में लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आपको इनके बारे में जानना है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, कि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। 76 में सब कुछ दिया है कि अटॉर्नी जनरल होंगे जो कि लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होंगे और प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आते हैं तो इनका जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में एडवोकेट जनरल साहब के लिए वो है 165। तो दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, एक ये 76 और ये 165। इनको गवर्नर चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इनको प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कई जगह आपको किताबों में भी लिखा मिलेगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनके लिए आपको मिलेगा इज अपॉइंटेड एंड एंजॉयज द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। प्लेजर ऑफ गवर्नर। सेंटेंस कैसे लिखा होता है? द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड एंजॉयज द ऑफिस और होल्ड्स द ऑफिस बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या इनके लिए लिखा जाता है बाय प्लेजर ऑफ गवर्नर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे ये अटॉर्नी जनरल रहेंगे, जिस दिन ये चाहे इनको हटा सकते हैं, या जब तक गवर्नर चाहे इनको एडवोकेट जनरल रखेंगे और जिस दिन चाहेंगे उस दिन हटा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही होता है। हिंदी में इसको प्रसाद पर्यंत बोलते हैं, तो आपको हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, वैसे जानेंगे तो अच्छी बात है। तो ये हो गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, डिसाइड्स रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स, और यहां पे भी यही है, डिसाइड्स रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड टर्म्स। इसका क्या मतलब है? इनको क्या तनख्वाह मिलेगी उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं, और टर्म्स मतलब ये किस तरह से काम करना है इनको अपने ऑफिस में रहते हुए। ये सब चीजें अटॉर्नी जनरल का जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और एडवोकेट जनरल का गवर्नर डिसाइड करता है। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इनके हाथ में है, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी तरह से है अपॉइंट करना, जब तक चाहे तब तक रखना, और क्या सैलरी मिलेगी और क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ऑफिस के। इसी तरह गवर्नर के भी हाथ में पूरी तरह से है, मैं ही अपॉइंट करूंगा। ठीक, मैं जब तक चाहूंगा तब तक ये रहेंगे, और जो हम डिसाइड करेंगे उसी तरह पैसे पाएंगे और उसी हिसाब से ये काम करेंगे। इतनी चीजें इनके बारे में हो गई। ठीक है, अब आ जाए एक राइट टू ऑडियंस। राइट टू ऑडियंस, ये एक राइट होता है जो दोनों लोगों को मिलता है। राइट टू ऑडियंस। अब ये क्या होता है? राइट टू ऑडियंस मतलब होता है कि अटॉर्नी जनरल जो कि पूरे देश के लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, इनके पास अधिकार होता है कि देश के एनी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में जा करके बैठ के वहां की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। उसका एम कुछ भी हो सकता है, रिव्यू करना,
सीखना, जो भी इनका काम है वो जाके देख सकते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता। ये इनका कहा जाता है राइट टू ऑडियंस। इसी तरह जब एडवोकेट जनरल के लिए आते हैं तो ये एनी कोर्ट इन स्टेट, मतलब राज्य, जिस स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं उसके किसी कोर्ट में, और ये एनी कोर्ट इन कंट्री, ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बैठ सकते हैं, ये हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में जाके बैठ के देख सकते हैं कि वहां पे क्या कार्य चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, may take part in proceedings of parliament, part in parliament without right to vote, without right to vote। और सेम इनके लिए होता है, can take part in legislature, state legislature, legislature without right to vote, without right to vote। इसका क्या मतलब है, अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार है कि वो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, सेशंस चलते हैं, सत्र चलते हैं, आप सुनते होंगे, ठीक है, जहाँ पे झगड़ा वगड़ा करते हैं वो नेता लोग, हाँ, बहुत सारे आरोप भी लगाए जाते हैं, वहां पे बैठ के वहां की प्रोसीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक, बट इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। कोई बिल पास हो रहा है, कोई एक्ट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उसमें वोटिंग जब होगी तो इनका कोई रोल नहीं है, बस बैठे देखें। ही कैन ओनली टेक पार्ट, ही कैन नॉट वोट। और यही काम एडवोकेट जनरल के लिए स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है, उसमें बैठ के ये भी वही काम कर सकते हैं। ये भी वोट नहीं दे सकते हैं। वोट के लिए लिखा है विदाउट राइट टू वोट, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, एक दो पॉइंट और बचते हैं, इनके बारे में आपको वो भी बता दिया जाए। ठीक है, 2 पॉइंट और बचे हैं, ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है क्लास 12 के लिए, इतना बहुत होता है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली है अभी तक, इतने से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या जो अभी 1-2 और लिखने जा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ जाए, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछ देते हैं वो कि हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अलग बात है, वैसे वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन वो पेपर सेट करेंगे, जिस दिन पेपर प्रिंट होगा और जिस दिन आप एग्जाम में बैठ रहे होगे, हो सकता है उस बीच में अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाए, तो इसलिए वो वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे। बट स्टिल आप अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल का नाम और अपने देश के अटॉर्नी जनरल का नाम हमेशा याद रखिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद आते हैं इनकी टीम पर। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, इनके लिए एक असिस्टेंट बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल। और इस सॉलिसिटर जनरल के साथ 1 2 3 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, जिनको कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल के हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है, और साथ में टीम होती है 1 2 3 4 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की। ठीक है, इसी तरह एडवोकेट जनरल के लिए आपका टीम बनाया जाता है एडिशनल एडवोकेट जनरल्स का। ठीक है, इनके साथ जो हेल्प करते हैं उनको कहते हैं हम एडिशनल एडवोकेट जनरल्स। यहाँ पे यही मल्टीपल नंबर में हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने की जरूरत है, उसके हिसाब से ये चूज किए जाते हैं। यहाँ फिक्स है, सॉलिसिटर जनरल एक रहेगा और इसके साथ 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। ठीक है, तो ये टीम होती है इन लोगों को जो मिली होती है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, और एडवोकेट जनरल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट।
ये चीजें आप याद रखिएगा, ये कंट्री के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, कहीं भी स्टेट के खिलाफ कोई केस चल रहा होगा, अगर पूरे स्टेट के किसी कोर्ट में या अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, मान लेते हैं हम स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहां पे ये एडवोकेट जनरल साहब जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है उसी केस में अटॉर्नी जनरल यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि इनका क्या काम है, कहीं भी किसी भी कोर्ट में अगर यूनियन ऑफ इंडिया है के साथ किसी का केस चल रहा है, तो वहां पर ये यूनियन ऑफ इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये अपने स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है ये रिप्रेजेंट ना करें दोनों लोग, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कह दें कि हमारे एक्सपर्टीज के बाहर का केस है, हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, मत करिए। लेकिन अगर आप कोर्ट में खड़े हैं उस केस में, तो आप अपने स्टेट को और आप अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप कभी भी उस केस में अगर स्टेट या कंट्री एक तरफ है, तो ऑपोजिट पार्टी को ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब एडवोकेट जनरल अपने जिस स्टेट का है उसके खिलाफ कभी नहीं खड़ा हो सकता है के कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इनके, जैसे कोई अटॉर्नी जनरल है, उसके भाई ने केस कर दिया, ठीक है, मिस्टर एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो नहीं सोचे कि हम भाई के साथ, भाई के बिहाफ पे केस लड़ लें, ये नहीं कर सकते हैं। इनको लड़ना है केस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लड़े, वरना चुपचाप बैठ जाए। इसी तरह इनके लिए भी होता है, लड़ना है केस तो आप स्टेट के लिए लड़े, वरना चुपचाप बैठ जाए। ठीक है, तो जैसे ये एडवोकेट जनरल मैंने अभी बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चल रहा हो तो वहां भी जाता है स्टेट को रिप्रेजेंट करने, उसी तरह अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां भी देश की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जरूरत ही नहीं पड़ती और स्टेट कोर्ट्स में केस ही नहीं जाता है, जो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाता है। ठीक है, अगर देश के बाहर जो हमारा आईसीजे है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप लोग जान लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, इसमें भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि यही जाएंगे। हालांकि जरूरी मजबूरी नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि अटॉर्नी जनरल ही वहां पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थे इन लोगों के फंक्शंस, पावर्स, इनका स्ट्रक्चर और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये सिर्फ लीगल स्टडीज के बच्चों के काम नहीं आने वाला है, इसको आप ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। स्टिल अगर नहीं क्लियर है तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एवरीवन।